हेलो दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। उसमें मौर्य काल देखेंगे, मौर्य काल के बाद सातवाहन काल देखेंगे और आगे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो है बोर्ड पे मौर्य काल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मौर्य काल के बारे में अपन थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देखिए, मौर्य काल मतलब सीधा सीधा सम्राट अशोक से संबंधित काल है। तो इसमें अगर मौर्य काल में फेमस चीज अगर कुछ चीज है तो वो एक तो लेख को याद रखिएगा और दूसरा सिक्कों को याद रखिएगा। और सिक्कों में मैं अलग अलग सिक्के यहाँ पे बताया हूँ। ये मौर्यकालीन सिक्के, ये सामान्य सिक्के हैं, है ना। ये सामान्य सिक्के अगर बिल्कुल एग्जाम में आया ना कि मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप इसी को लगाइएगा, अकलतरा ठठारी बार, है ना। अकलतरा ठठारी बार। अकलतरा कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। ठठारी कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। बार कहाँ है? रायगढ़ में है। और बिलासपुर तो बिलासपुर में है ना। तो ये इसको याद रखिएगा, अकलतरा, ठठारी और बार। सबसे महत्वपूर्ण यही है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। सामान्य सिक्का जो मौर्यकालीन सिक्का है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अकलतरा, ठठारी, बार, है ना, ये मौर्यकालीन सिक्का यहाँ प्राप्त होगा। इसके बाद फिर आहत सिक्का, है ना, पंचिंग कॉइन्स, है ना। ये जो है आहत मुद्रा यहाँ पे लिखा हुआ हूं मैं, ये कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये तीन जगह से प्राप्त होगा, तारापुर, आरंग और उड़ेला। फिर से तारापुर, आरंग और उड़ेला। और ये तीनों के तीनों जो जगह है वो रायपुर क्षेत्र में स्थित है। इसको याद रखिएगा। तो ये हो गए आहत मुद्राएं। तो आहत मुद्राओं के बारे में कुछ चीज लिखा हुआ है कि इनका वजन कितना होता है। तो इनका वजन यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? 12 रत्ती। इनका वजन जो है 12 रत्ती होता था। और ये स्पेशली कौन से काल में प्राप्त हुए हैं? कौन से काल के? तो प्राक मौर्य काल। किसी भी जगह के इतिहास को हम तीन भाग में बांटते हैं, प्राक, आदि और ऐतिहासिक। तो प्राक का मतलब होता है सबसे पुराना। तो ये याद रखिएगा, प्राक मौर्य काल से संबंधित है। इनका वजन 12 रत्ती होता है। और कहाँ कहाँ से मिले हैं आहत मुद्राएं? तारापुर, आरंग और उड़ेला। ये याद रखिएगा। इसके बाद फिर चलते हैं गोनगल श्रेणी के सिक्के। तो गोनगल श्रेणी के सिक्के दो जगह से प्राप्त हुए हैं। एक तो आरंग है, जहां से हमको आहत मुद्रा प्राप्त हुआ है, और दूसरा गुजरा। ये दोनों को याद रखिएगा, आरंग और गुजरा, जो कि रायपुर क्षेत्र में है, रायपुर क्षेत्र से संबंधित है। तो ये दोनों जगह से हमको गोनगल श्रेणी का सिक्का प्राप्त हुआ है। और इनको खोजने का श्रेय जाता है रमेंद्र नाथ मिश्र को। ये छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, है ना। तो इनको याद रखिएगा, आरंग और गुजरा, जहां से गोनगल श्रेणी का सिक्का प्राप्त हुआ है, इनको खोजने का श्रेय किसे जाता है? रमेंद्र नाथ मिश्र को जाता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अशोक कालीन मूर्ति। ये अशोक कालीन मूर्ति जो है, ये हमको मिलेगा कोटाडोल में। और ये मेरे ख्याल से एसीएफ या किसी एग्जाम में, जो हाल फिलहाल में अभी कोई एग्जाम हुआ है, उसमें इसको पूछा था कि अशोक कालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिएगा, कोटाडोल, कोटाडोल कोरिया, है ना। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि नए जिले के हिसाब से ये किस में आ रहा है। तो अपन उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको बता दूंगा। तो इसको याद रखिएगा, कोटाडोल कोरिया में अशोक कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एसीएफ में आई थिंक ये फैक्ट पूछा गया है। उसके बाद देखिए मौर्यकालीन लेख। मौर्यकालीन लेख जो है, ये दो गुफा से मिला है। ये दोनों गुफा है, जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा। और ये दोनों ही गुफा जो है कहाँ स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है ना। ये भी रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी में तीन गुफा मिलता है ना, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगीमारा की गुफा। तो इनमें से दो गुफाएं, जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा में कुछ लिखा हुआ मिला। गुफाओं में, पत्थरों में कुछ ऐसे उकेरा गया मिला। और उसको जब पुरातत्ववेत्ता लोग अध्ययन किए, तो पता चला कि उसकी भाषा पाली है और उसकी लिपि ब्राह्मी है। और ये दोनों चीज तभी पॉसिबल है जब वह लेख किस काल से संबंधित हो? मौर्य काल से संबंधित हो। क्योंकि मौर्य काल को हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं कि उस समय ये स्थिति थी। तो तुरंत अंदाजा ये लगाया गया कि ये जो है कहीं ना कहीं इनका संबंध मौर्य काल से है। उसके बाद डीप रिसर्च करने के बाद पता चला कि वहां जो लिखा हुआ है वो क्या है? तो देवदासी सुतनुका, है ना। ये एक फीमेल है ना। देवदासी सुतनुका और देवदत्त, ये दोनों के प्रणय गाथा, प्रणय गाथा मीन्स लव स्टोरी वहां पे लिखा हुआ है।
दोनों का लव स्टोरी वहाँ पे अंकित है, देवदासी सुतनुका और देवदत्त का। कहाँ स्थित है? जोगी मारा की गुफा में। और इसी जोगी मारा की गुफा में एक वरुण मंदिर भी है, वरुण मंदिर। ये जो देवदासी सुतनुका है वो इसी वरुण देव की पूजा करती थी, तो वहाँ एक वरुण मंदिर भी स्थित है, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। फिर दूसरा सीता वेंगरा की गुफा, तो सीता वेंगरा की गुफा देखिए ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, और इसको एशिया का प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है ना। इसको ओपन थिएटर भी कहा जाता है। पत्थर गुफा कुछ ऐसे संरचना में है वहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा मंच है। तो ओपन थिएटर या एशिया का प्राचीनतम नाट्यशाला, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप सीता वेंगरा की गुफा को टिक लगाइएगा। यह एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला है, और इसकी खोज जो है 1848 में, कब? 1848 में कर्नल आउसले ने किया था, ये याद रखिएगा, कर्नल आउसले का नाम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा मौर्य काल समाप्त होता है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ज़्यादा फोकस आप इस सिक्के पे कीजिएगा, इसको देखिएगा और ये देखिएगा। ये तीन जो चीज़ है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी ये आहत मुद्रा, गोंगल श्रेणी और हाँ, ये दोनों अभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं, मौर्यकालीन सिक्का है ना। मौर्यकालीन सिक्का हमको कहाँ से प्राप्त होगा? मौर्यकालीन सिक्का हमको अकलतरा, ठठारी, बार और बिलासपुर से। उसके बाद आहत मुद्रा कहाँ से प्राप्त होगा? आहत मुद्रा हमको प्राप्त होगा तारापुर, आरंग और उड़ेला से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये जो आहत मुद्रा है इनका वजन कितना है? 12 रत्ती, और ये कौन से काल से संबंधित है? प्राक मौर्य काल से। इसके बाद देखिए गोंगल श्रेणी के सिक्के, तो गोंगल श्रेणी के सिक्के हमको मिलेंगे आरंग और गुजरात से। उसके बाद फिर एक किनके द्वारा खोजा गया है? रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा खोजा गया है। इसके बाद फिर याद रखिएगा अशोक कालीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? कोटा डोल से मिली हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ताजा ताजा पूछा गया फैक्ट है एग्जाम में। उसके बाद फिर देखिए मौर्यकालीन लेख, तो जोगी मारा की गुफा और सीता वेंगरा की गुफा। ये यहाँ पे हमारा जो है मौर्य काल ये समाप्त होता है। मौर्य काल के बाद अब आगे चलते हैं सातवाहन काल। देखिए अब देखते हैं सातवाहन काल। तो सातवाहन काल के बारे में पढ़ते हैं। तो सातवाहन काल के देखिए सबसे पहले हम मुद्रा और सिक्के को एक तरफ कर लीजिए। ठीक, मुद्रा और सिक्के के बाद हम लोग देखेंगे शिलालेख। शिलालेख के बाद काष्ठ स्तंभ, काष्ठ स्तंभ के बाद मिट्टी की मुहर और विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा। इतना चीज हम लोग देखेंगे सातवाहन काल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए मुद्रा और सिक्के की बात करते हैं, तो इस वंश के एक राजा जिसका नाम अपीलक था, तो राजा अपीलक का सिक्का कहाँ से मिला है? बालपुर और मल्हार से। ये देखिए बालपुर और मल्हार से राजा अपीलक का सिक्का प्राप्त हुआ है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद फिर दूसरा है रोमकालीन मुद्रा, तो रोमकालीन मुद्रा प्राप्त हुआ है चकरबेड़ा से, इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दोनों फैक्ट जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं कि राजा अपीलक का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजा अपीलक का सिक्का प्राप्त हुआ है बालपुर और मल्हार से। रोमकालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? चकरबेड़ा से। पूछा जाता है कि रोमकालीन मुद्रा किस शासन वंश में, किस वंश के दौरान, शासन के दौरान पाया गया? तो सातवाहन शासन के दौरान ये पाया गया था चकरबेड़ा में। नेक्स्ट है तांबे का सिक्का। तो तांबे का जो सिक्का मिला है ना वो आयताकार में मिला है, आयताकार सिक्का मिला है। और इस आयताकार सिक्के में एक और हाथी था, चिन्ह जो है हाथी का चिन्ह, और दूसरी ओर स्त्री या नाग अंकित था, किसी किसी में स्त्री किसी किसी में नाग, तो हाथी और नाग या स्त्री, तो एक और क्या था? हाथी का चिन्ह था। सबसे पहले तो याद रखिएगा आयताकार सिक्का था तांबे का सिक्का जो है, और जिसमें एक और हाथी का चिन्ह था तथा दूसरी ओर किसका चिन्ह था? स्त्री का चिन्ह था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो हाथी और स्त्री है ना, स्त्री या नाग ऐसे याद रखेंगे। हाथी, एक और हाथी तो कंफर्म है, दूसरी ओर स्त्री या नाग ऐसे याद रखिएगा। तो ये हो गया सिक्के की बात। तो राजा अपीलक का सिक्का, राजा अपीलक का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? राजा अपीलक का सिक्का प्राप्त हुआ है बालपुर और मल्हार से। दूसरा रोमकालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? चकरबेड़ा से प्राप्त हुई है। फिर तांबे का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, सबसे पहले तो इसका शेप याद रखना है, आयताकार शेप है जिसमें एक और हाथी तथा दूसरी ओर स्त्री या नाग अंकित है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं शिलालेख के। तो शिलालेख में देखिए किसका शिलालेख मिला है। सबसे पहली बात तो कहाँ मिला है शिलालेख। तो शिलालेख मिला है कहाँ पर, गुंजी में मिला है, जांजगीर चांपा। ठीक, ये बालपुर और मल्हार भी कहाँ है, बालपुर जो है आपका जांजगीर चांपा में है, मल्हार बिलासपुर में है। तो गुंजी जो है जांजगीर चांपा में जो स्थित जगह है, वहां से हमको सातवाहन कालीन राजा कुमार वरदत्त श्री, देखिए नाम लिखा हुआ है कुमार वरदत्त श्री, है ना, इस राजा का हमको शिलालेख प्राप्त हुआ। और इस शिलालेख में ये बताया गया कि ये जो राजा है अपनी उम्र वृद्धि की कामना के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायों का दान किया था, है ना। लिखा हुआ है कि राजा ने अपनी उम्र आयु वृद्धि की कामना के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायों का दान किया था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एग्जामों में भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, इसका उल्लेख इस शिलालेख में है, मतलब ये जो चीज मैं आपको बताया इसका उल्लेख आपको इस शिलालेख में प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करते हैं काष्ठ स्तंभ की। तो किरारी, है ना, किरारी जांजगीर चांपा में ही स्थित है, डभरा तहसील में आता था, अभी नए जिलों में देखना पड़ेगा इस किस में आ रहा है ये। तो किरारी में क्या हुआ कि 1921 की बात है, इस 1921 में किरारी में एक तालाब था, उस तालाब के बीच में एक खंबा, लकड़ी का खंबा जैसे हर तालाब में रहता है, ये खंबा थोड़ा विशिष्ट खंबा था। कैसे विशिष्ट था, उस खंबे में कुछ कुछ चीज उकेरा हुआ गया था, मतलब उसमें कुछ कुछ लिखा गया था। तो इसको पुरातत्ववेत्ता लोग जाके अध्ययन किए तो पता चला कि ये सातवाहन काल का है खंबा जो है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सबसे पहली बात तो ये किरारी के तालाब से प्राप्त हुआ है। और क्या उसमें अंकित है, क्या लिखा हुआ है, उसको अध्ययन किया गया तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उस समय तत्कालिक रूप से जो अधिकारी लोग थे उनके पद नाम लिखे गए हैं। जैसे अभी अभी के अधिकारी, है ना, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, ये अभी के हैं। तो उस समय के जो अधिकारी और जिस पद में रहते थे वो पद लोग का नाम वहाँ लिखा गया है ना, इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में ये कहाँ है, तो रायपुर के जो घासीदास संग्रहालय है, महंत घासीदास संग्रहालय, वहाँ आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी की मुहर। तो मिट्टी की मुहर मिली है मल्हार से, है ना, इसको याद रखिएगा। देखिए मिट्टी, म से मिट्टी, म से मुहर, म से मल्हार, है ना, म करके आ रहा है, इसको याद रखिएगा। तो मिट्टी की मुहर कहाँ से मिली है, मल्हार से मिली है। और इसमें क्या अंकित है, वेद श्री अंकित है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना। देखिए बालपुर और मल्हार से सिक्का मिला है, मिट्टी की मुहर अगर कहीं से बोलेगा तो मल्हार से मिला है जिसमें वेद श्री अंकित है, वेद श्री लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा। तो विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है। बूढ़ी खार भी बिलासपुर के आसपास है, तो बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है, इसको याद रखिएगा। विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा, एक प्रतिमा मिला है विष्णु भगवान का, उसमें कुछ लिखा हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, वो भी अंकित है उसमें कि प्रभावती और भारद्वाज, है ना, ये 2 स्त्रियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इस बात का उल्लेख उसमें है। तो ये हो गया आपका लेख युक्त प्रतिमा। तो क्या क्या देख लिए हम लोग देखे सबसे पहले मुद्रा और सिक्का। तो मुद्रा और सिक्का में देखे राजा पिलक के सिक्का बालपुर और मल्हार से। रोमकालीन मुद्रा कहाँ से मिला है, चकरबेड़ा से मिला है। तांबे का सिक्का कहाँ से मिला है, तो तांबे का सिक्का कहाँ से मिला है वो तो नहीं उपलब्ध है, बाकी कौन से शेप में है, आयताकार शेप में है, और एक और हाथी तथा दूसरी ओर स्त्रियां नाग अंकित है। नेक्स्ट शिलालेख। तो शिलालेख कहाँ, गुंजी से मिला है, किसका, कुमार वरदत्त श्री का। इसमें यह बताया गया है कि कुमार वरदत्त श्री ने अपनी उम्र वृद्धि की कामना के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान दिया था। नेक्स्ट याद रखिएगा काष्ठ स्तंभ कहाँ से मिला है, तो काष्ठ स्तंभ में याद रखना है किरारी से मिला है ये काष्ठ स्तंभ, और किरारी के तालाब से मिला है जिसमें अधिकारियों के पद नाम अंकित है। और यह भी कहाँ स्थित है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। मिट्टी की मुहर कहाँ से मिली है, मल्हार से मिली है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेद श्री लिखा हुआ है। फिर विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा जो है ये बूढ़ी खार से मिली है, और इसका निर्माण किसने करवाया है, तो प्रभावती और भारद्वाज नामक 2 स्त्रियों ने इसका निर्माण किया है। ये हो गया साक्ष्य के बारे में। आगे चलते हैं, देखिए ये मिलता है कि इसी समय टालमी, तो 2 याद रखना है, एक तो टालमी, है ना, एक टालमी जो है इतिहासकार था, और दूसरा याद रखना है बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, है ना। तो टालमी और नागार्जुन ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, स्पेशली सिरपुर के आसपास के इलाके की, तो इसको याद रखिएगा। तो टालमी के लिए तो कुछ याद नहीं रखना है, टालमी ने इसी समय छत्तीसगढ़ की यात्रा की। बाकी जब नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु था जो जब छत्तीसगढ़ आया, है ना,
तो कुश स्थली को सिरपुर के आसपास का जगह माना जाता है। वहीं पर सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा उनके लिए क्या बनाया गया, 5 मंजिला संघारम। 5 मंजिला संघारम। अब ये आश्रम वाश्रम कुछ होगा, बौद्ध भिक्षु के लिए महल तो बनाएंगे नहीं, है ना, कुछ आश्रम वगैरह कुछ उसके लिए बनाए होंगे, रेस्ट हाउस टाइप से। तो ये 5 मंजिला संघारम किसके लिए, नागार्जुन के लिए। किनके द्वारा, सातवाहन काल के राजाओं के द्वारा। कहाँ पर, कुश स्थली या सिरपुर के आसपास बनवाया गया था। इसको याद रखिएगा। और तीसरा स्पेशल फैक्ट याद रखिएगा, इसके बाद किन्होंने शासन किया था। तो इसके बाद शासन करने वालों में नाम मिलता है किसका, मेघवंश। तो इसके बाद मेघवंश ने शासन किया। और मेघवंश के बाद आएगा कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के शासकों को अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखते हैं कुषाण वंश। बहुत छोटा चीज इसके बारे में जानना है ना। इसके सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। तो तांबे के सिक्के अगर मेंशन करता है तो तांबे के सिक्के को लगाइएगा कहाँ, तांबे के सिक्के मिले हैं बिलासपुर में। और कुषाण कालीन सिक्का अगर बोलेगा तो कुषाण कालीन सिक्का याद रखिएगा, ये कहाँ से मिला है, तेलीकोट खरसिया रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसको याद रखिएगा। तांबे का सिक्का बिलासपुर से प्राप्त हुआ है, और कुषाण कालीन सिक्का बोलेगा तो तेलीकोट खरसिया से प्राप्त हुआ है। ये याद रखिएगा। इतना ही है कुषाण वंश में। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं वाकाटक वंश। आइए देखते हैं अब वाकाटक वंश के बारे में। ये वाकाटक वंश जो है, मेन याद रखिएगा, इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन। नंदीवर्धन मतलब नागपुर के समीप इनकी राजधानी थी। मतलब इन लोग कहाँ से ऑपरेट करते थे, महाराष्ट्र से ऑपरेट करते थे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। ये यहाँ पे वाकाटक वंश का शासन था। ये वाकाटक वंश वाले हैं, है ना, ये बैठे हुए थे यहाँ पर। और इधर बैठे हुए थे नल वंश वाले। नल वंश के शासक लोग महाकांतार या आपका ये जो इलाका है उड़ीसा क्षेत्र, कोरापुट, यहाँ से ऑपरेट करते थे इन लोग। इनकी राजधानी इधर थी और इन लोग महाराष्ट्र नंदीवर्धन से। और दोनों लोगों के बीच में, दोनों वंश के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। तो किस चीज़ के लिए लड़ाइयाँ होंगी, ये पुष्करी के लिए लड़ाई होगी, है ना। ये भी यहाँ अधीनता चाहेगा, यहाँ भी शासन करना चाहेगा, ये भी यहाँ शासन करना चाहेगा। तो इस दौरान दोनों में लड़ाइयाँ होंगी, दोनों वंश के शासकों में। तो वो लड़ाई हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पुष्करी जो है वर्तमान में अभी बीजापुर के पास है। बीजापुर के क्षेत्र में पुष्करी है, इसे याद रखिएगा। और इन लोग कौन से शासकों की अधीनता को स्वीकारते थे, वाकाटक वंश, तो गुप्त शासकों की अधीनता को स्वीकारते थे। क्यों स्वीकारते थे मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद इस वंश को समाप्त किसने किया, त्रिपुरी के कलचुरी, है ना, हमारे यहाँ की कलचुरी नहीं, त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर वाला जो मेन कलचुरी शाखा था, उनके द्वारा इस वंश को समाप्त किया गया। ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए वाकाटक वंश की शुरुआत करते हैं। वाकाटक वंश में पहला राजा आता है महेंद्र सेन, है ना। देखिए इसको इतने राजाओं को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक ऐसा है, ये द्वितीय है, ये द्वितीय है और ये द्वितीय है, याद रखिएगा। देखिए MRP है ना, इसको याद रखिएगा। MRP नया पैसा देता है, ऐसे याद रखिएगा। आपको अच्छा लगे तो याद रखिए, है ना। ये केवल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आप कुछ कोड बना के भी इसको याद रख सकते हो। तो MRP नया पैसा देता है, तो केयरफुली इसका उपयोग कीजिएगा। M का मतलब महेंद्र सेन, R का मतलब रुद्र सेन, P का मतलब प्रवर सेन, N का मतलब नरेंद्र सेन, है ना। फिर P का मतलब पृथ्वी सेन, फिर D का मतलब देव सेन, फिर H का मतलब हरि सेन। अब यहाँ पे दो दो P है, ये भी P है, ये भी P है हमारे कोड में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है, देखिए P का मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी नीचे होता है ना। तो ये वाले P में याद रखिएगा प्रवर होगा, प्रवर ऊपर रहेगा और पृथ्वी नीचे रहेगा। तो ये P नीचे, नीचे वाले P का मतलब पृथ्वी और ऊपर वाले P का मतलब प्रवर। तो इस तरह से आप कोड के सहारे भी इस राजाओं के क्रमों को याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं महेंद्र सेन के बारे में। महेंद्र सेन के बारे में याद रखना है कि समुद्रगुप्त, इसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया। समुद्रगुप्त जो है
दक्षिण की ओर अभियान चलाने वाला पहला गुप्त शासक था। और इस बाकी गुप्त शासकों को दक्षिण की ओर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता था, लेकिन इस समुद्रगुप्त ने रास्ता ढूंढ लिया और वो रास्ता जाता था छत्तीसगढ़ से होते हुए। इसी कारण गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणा पथ भी बोला गया है। ये मैं गुप्त काल में आपको बताऊंगा, दक्षिणा पथ बोला गया है। और ये जब दक्षिण अभियान के लिए निकला तो हमारे दक्षिण कोसल या छत्तीसगढ़ क्षेत्र के दो राजाओं को पराजित किया था। एक राजा था वाकाटक वंश का जिसका नाम है महेंद्र सेन, है ना, और दूसरा राजा आएगा ये नल वंश का, प्रयागराज। आगे देखेंगे नल वंश में उसको। तो आइए फोकस करते हैं। तो महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। अब समुद्रगुप्त के द्वारा ये हार गया, इसका मतलब अब इन लोग गुप्त शासकों की अधीनता को स्वीकार कर लिए। तो वही चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ, अधीनता गुप्त शासकों की, है ना। इसके बाद फिर दूसरा चीज लिखा हुआ है रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय के बारे में याद रखिएगा, इसका विवाह होता है विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती से। इसको याद रखिएगा अच्छे से, किसके साथ विवाह हुआ रुद्रसेन का? प्रभावती के साथ। फिर प्रवर सेन के बारे में याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके दरबार में कौन आया था? कालिदास आया था। और कालिदास जब आ रहा था तो ये जो है सरगुजा में जो रामगढ़ की पहाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको रामगिरी की भी पहाड़ी कहते हैं, तो उस पहाड़ी को देख के वो एकदम आश्चर्य स्तब्ध रह गया। उसको इतना सुंदर लगा वो पहाड़ी कि वहाँ पे वो बैठ गया और अपना जो एक मेघदूतम जिसकी वो रचना कर रहा था उसके कुछ हिस्सों को उसने रामगिरी के पहाड़ी में बैठ के लिखा है। तो इसको याद रखिएगा। और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार बोला था, है ना, कालिदास जी। तो इसको याद रखिएगा, कालिदास का आगमन किसके दरबार में हुआ था? प्रवर सेन के दरबार में हुआ था, है ना। और रामगिरी की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की थी, उसके कुछ हिस्सों की रचना की थी। उसके बाद फिर देखिए अब आता है नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन के बारे में याद रखना है, अब लड़ाई शुरू हो चुका है। नरेंद्र सेन को हराएगा कौन? बहावदत्त वर्मन। बहावदत्त वर्मन कौन से वंश का? नल वंश का, इधर वाला, ठीक है। नरेंद्र सेन को भावदत्त ने हराया। नरेंद्र सेन का बेटा पृथ्वी सेन, भावदत्त वर्मन का बेटा अर्थपति, अर्थपति भट्टारक। तो नरेंद्र सेन को भावदत्त ने हराया, पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को हराया। पहले वाले में नल वंश का राजा विजयी होता है, दूसरे वाले में वाकाटक वंश का राजा विजयी होता है। फिर तीसरे वाले में देखिए देवसेन। देवसेन को कौन पराजित करेगा? स्कंदवर्मन पराजित करेगा। तो ये तीन लड़ाई याद रखना है आपको अच्छे से, है ना। नरेंद्र सेन पराजित होगा किससे? भावदत्त वर्मन से। पृथ्वी सेन पराजित करेगा किसको? अर्थपति भट्टारक को। और फिर से देवसेन पराजित होगा किससे? स्कंदवर्मन से। इसको याद रखिएगा, है ना। और अब पृथ्वी सेन के बारे में देखते हैं। पृथ्वी सेन जब अर्थपति भट्टारक को हराता है, अपने बाप का बदला लेता है ये, और ये जो है इस चीज को समझ गया था कि जो भी लड़ाई हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? पुष्करी पे कब्जे को लेके। तो ये पुष्करी को ही तबाह कर देता है, पुष्करी को पूरा तहस नहस कर देता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो पुष्करी को तबाह किसने किया? पृथ्वी सेन ने किया। अब देखिए, अब देवसेन इस वंश का राजा आता है। इस वंश के राजा को कौन पराजित करेगा? स्कंदवर्मन। ये स्कंदवर्मन भी नल वंश का ही है। स्कंदवर्मन पराजित किया देवसेन को, और जिस पुष्करी को पृथ्वी सेन ने बर्बाद किया था, तबाह किया था, उसको फिर से बसाएगा ये। इसके बारे में नल वंश में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्कंदवर्मन पुष्करी को फिर से बसाएगा। उसके बाद हरिसेन इस वंश का अंतिम शासक, और कौन सी शाखा से संबंधित था? वत्सगुलम शाखा से संबंधित था। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये इतना आपको याद रखना है वाकाटक वंश के बारे में, ठीक। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये दोस्तों अब देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। देखिए गुप्त वंश के बारे में सबसे पहले देखते हैं सिक्का या मुद्रा। तो इसमें देखिए जगहों के नाम है ये, है ना। बानाबरद अगर बोला जाता है तो बानाबरद जो है ये दुर्ग में है, पिटाईबल्द रायपुर में है, खैरताल रायपुर, खरसिया रायगढ़, और आरंग जो है रायपुर में है ना। इसको याद रखिएगा। अब देखिए बानाबरद में याद रखिएगा कितने सिक्के मिले हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसका किसका है ये याद रखिएगा। तो बानाबरद में 20 सोने का सिक्का मिला है, ये प्रमुख स्थल है गुप्त काल का। अगर सबसे ज्यादा साक्ष्य कहीं से मिला है और पहली बार कहीं अगर मिला है तो वो बानाबरद है।
इसीलिए बानाबरत को अच्छे से याद रखिएगा। बानाबरत में 20 सोने के सिक्के मिले हैं, जिसमें एक समुद्रगुप्त का है और 7 विक्रमादित्य का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पिटाई बल्द। तो पिटाई बल्द में याद रखिएगा यहाँ 40 सिक्के मिले हैं, जिसमें से महेंद्रादित्य बोले या कुमारगुप्त बोले एक ही बात है, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य के सिक्के पिटाई बल्द से मिले हैं, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के सिक्के बानाबरत से मिले हैं। दोनों में याद रखिएगा, दोनों में कॉमन है विक्रमादित्य, है ना। बानाबरत में जाएंगे तो विक्रमादित्य के साथ समुद्रगुप्त है, पिटाई बल्द में जाएंगे तो विक्रमादित्य के साथ महेंद्रादित्य है या कुमारगुप्त। और खैरताल, तो खैरताल में स्पेशली कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य को याद रखिएगा। खरसिया में ये बहुत महत्वपूर्ण विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का मिला है। और उसी प्रकार आरंग में जो है रत्न जड़ित तांबे का मयूर सिक्का मिला है। कुमारगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चलाया था, वो सिक्का कहाँ मिला है? आरंग से मिला है। तो ये सिक्के के बारे में जानकारी हो गई। एक बार फिर से देखते हैं, बानाबरत में बोलेगा तो विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त, पिटाई बल्द में बोलेगा तो कुमारगुप्त और विक्रमादित्य या महेंद्रादित्य या विक्रमादित्य, है ना। खैरताल में बोलेगा, खैरताल और आरंग ये दोनों जगह में मिलेगा हमको किसका सिक्का? कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य का सिक्का, ठीक। खरसिया में विक्रमादित्य का सिक्का मिलेगा, इसको याद रखना है, ये खरसिया में विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का मिल गया। आरंग में जो सिक्का मिला है, देखिए आरंग और खैरताल कौन सा वाला है ना। आरंग और खैरताल में याद रखिएगा हमको मिलेगा कुमारगुप्त का सिक्का, लेकिन रत्न जड़ित मयूर शैली का सिक्का कहाँ मिलेगा बोलने से? आरंग में मिलेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर गुप्तकालीन स्थल देखते हैं। तो गुप्तकालीन स्थल में एक पुजारी पाली गांव का नाम है, पुजारी पाली का केवटिन मंदिर इसको माना जाता है गुप्तकालीन मंदिर, रायगढ़ में स्थित है ये, बरमकेला में। दूसरा तालागांव का विष्णु मंदिर याद रखिएगा, तालागांव में जो विष्णु मंदिर है उसको भी माना जाता है कि ये गुप्त काल का मंदिर है। फिर महासमुंद, तो महासमुंद के बारे में एक जनश्रुति ये है कि समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान में निकला हुआ था तो अपनी सेना के साथ महानदी के तट पे विश्राम किया था। और वो महानदी उस समय बहुत बड़ी नदी थी, चौड़ी नदी थी, तो उसको महान समुद्र बोल दिया था उस जगह को, उस जगह क्षेत्र को, कि ये बहुत बहुत महान समुद्र टाइप से है। तो वही महान समुद्र धीरे धीरे महासमुंद बन गया। तो ये जगह जो है समुद्रगुप्त किससे संबंधित है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कोपरा इस जगह में, है ना, याद रखना, समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य मिला है। ये हो गया कुछ साक्ष्य जो गुप्तकालीन है। फिर से देखते हैं, पुजारी पाली का केवटिन मंदिर, तालागांव का विष्णु मंदिर, और उसके बाद फिर याद रखिएगा महासमुंद के बाद कोपरा, ये सब जगह गुप्त काल से संबंधित है। इसमें ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। सिक्का हो गया, स्थल हो गया। इसके बाद फिर चलते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त यहाँ आए थे छत्तीसगढ़, तो दक्षिण अभियान के दौरान आए थे और 2 शासकों को पराजित किया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक महेंद्र सेन और दूसरा व्याघ्रराज। महेंद्र सेन कौन से वंश का? वाकाटक वंश का। व्याघ्रराज कौन से वंश का? नल वंश का। और समुद्रगुप्त की जितनी भी उपलब्धियां हैं ये सब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हरिसेन लिखने का काम करता है। तो इन दोनों के बारे में भी आपको जानकारी कहाँ मिल जाएगा? हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दक्षिणापथ भी एक ऑप्शनल नाम था छत्तीसगढ़ के लिए, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये दक्षिण की ओर जाने का रास्ता था, है ना। ये हो गया। उसके बाद बस्तर को क्या कहा जाता था? महाकांतार, है ना, महाकांतार कहा जाता था बस्तर को, इसको याद रखिएगा। ये गुप्त काल के बारे में जानकारी हो गई, है ना। ये सिक्के हो गए, सिक्कों में थोड़ा याद रखना है, बानाबरत में बोलेगा तो विक्रमादित्य प्लस समुद्रगुप्त, पिटाई बल्द में बोलेगा विक्रमादित्य प्लस कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य, खैरताल में केवल कुमारगुप्त, खरसिया में केवल विक्रमादित्य, और आरंग में केवल कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का कौन सा वाला? रत्न जड़ित मयूर शैली का सिक्का आरंग से मिला है, इसको याद रखिएगा। ये इस तरह से हमारा गुप्त काल खत्म होता है। अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।